नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस क्लास में राजस्थान सीटी 2026 और उसकी जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षा है कि एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रिय रसगुल्ले, उनके लिए ये क्लास है। और इस क्लास में वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जो पीछे के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं सीटी के एग्ज़ाम में। और ये आज के क्वेश्चन के मॉडल पेपर वो है 2023 में जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर जो क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आज इस क्लास में मैं लेके आया हूँ। तो वो क्वेश्चन रिवीजन होने वाले क्वेश्चन हैं। तो 90% आपकी नेक्स्ट जो सीटी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में मुख्य रूप से आएंगे। तो आप इस क्लास को अटेंड करना और अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक में वो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं। उसका जो आंसर होगा, जो विकल्प दे रखे हैं उनमें आंसर में हल करवाऊंगा। उसके साथ में उससे अलग से किस तरह से और उस ज़िले से किस तरह से क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं। तो हम सीटी को फाड़ना है, सीटी के एग्ज़ाम को ईजी बनाना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अक्सर हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें हम रट्टा नहीं लगाना है, हम क्वेश्चनों को समझना है और समझेंगे हम उस डायग्राम के साथ में, उस मैप के आधार पर समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपके 90% इस क्लास से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्लास के साथ में बने रहें, अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिएगा जो सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, कहीं नहीं जाइएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन जो सीटी में पूछा गया है 2023 में वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी गरीबी सूचकांक के बारे में है कि अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी जिस तरह से मानव विकास सूचकांक होता है उसके आधार पर ही गरीबी सूचकांक भी पढ़ी जाती है, उसके अनुसार ही होता है। तो ये कब शुरू की गई थी? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। ए में 2008 में, बी में 2011 में, सी में 2000 में और डी में 2010 में। अब आपको कौन सा क्वेश्चन सही है आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो 4 विकल्प है 2008, 2011, 2000 और 2010। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है डी 2010। तो किसका ये आंसर सही था कमेंट में जरूर बताओगे। अब क्या होता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई की शुरुआत है वो 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा की गई थी। यानी ओपी अचाई के द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा है, दोनों के आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये केवल आय पर निर्भर है। आय पर निर्भर कैसे? जैसे कोई परिवार गरीब की श्रेणी में आता है, कोई परिवार मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की श्रेणी में आता है, तो वो आय के आधार पर ही होता है। यानी जिनके पास में ज़्यादा धन होगा या पैसे होंगे वो उतना ही खुशहाल होगा और जिसके पास में गरीबी होगी वो उतना ही निम्न श्रेणी में होगा। और इनको गरीबी के 3 मुख्य आयामों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ रहना, यानी अगर देश के यानी मानव विकास सूचकांक पढ़ते हैं तो यानी उस क्षेत्र या उस देश में कितने लोग स्वस्थ हैं, इसी तरह से हम उसमें पढ़ते हैं कि यानी कितने लोग वहाँ पर स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर, यानी कौन से लोग एजुकेटेड हैं यानी शिक्षित है उसके बारे में। और 3 नंबर है जीवन स्तर, उनका जीवन स्तर किस तरह का है, उच्च स्तर का, मध्यम स्तर या निम्न स्तर का है। तो इन तीनों को मिलाकर के एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो निकाला जाता है। और तो इनकी शुरुआत है कब हुई थी? 2010 के आधार पर। इससे अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से आयामों को जोड़ा जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को जोड़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जिसे डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र
एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है। यानी सूखा संभाव्य जो क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो सूखा संभाव्य क्षेत्र है। तो उनके आधार पर वहां पर जो सहायता पहुंचाई जाती है तो केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है और राज्य का कितना होता है। तो अगर ए में देखें 50 यानी 50 अनुपात केंद्र का और 50 अनुपात राज्य का। बी में है 60% केंद्र का और 40% राज्य का। सी में है 90% केंद्र का 10% राज्य का। डी में है 75% केंद्र का और 25% राज्य सरकार का। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर इसका आंसर लिखोगे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो है डी 75:25। यानी 75 जो है हिस्सा है 75% वो केंद्र सरकार मुहैया करवाती है, 25% है वो राज्य सरकार करवाती है। तो यानी सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी डीपीएपी का उद्देश्य है कि सूखे के प्रभाव को कम करना, जिसे 1 अप्रैल 1999 इसके लिए वित्तीय व्यवस्था यानी फंडिंग केंद्र सरकार का 75% हिस्सा और राज्य सरकार का 25% हिस्सा निर्धारित किया गया था। ये हिस्सा कब निर्धारित किया गया था, 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। ये आप अगर राजस्थान के मैप में देखें तो ये जो ब्राउन कलर में जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं पश्चिमी हिस्सा, ये सूखा संभाव्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें 75% जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार का और 25% जो हिस्सा होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के रूप में 25% राज्य सरकार और 75% केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2023 में दोनों क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं सीईटी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है। यानी 4 जो वाद्य यंत्र दे रखे हैं उनमें से तीनों वाद्य यंत्र से अलग कौन सा है। तो इसमें ए है अलगोजा, बी है मशक, सी है खड़ताल और डी है शहनाई। तो इस चारों में से कौन सा आप देख सकते हैं, ये हम जब कभी जागरण में जाते हैं या कोई उत्सव होता है तो उसमें अलगोजा होता है, मशक होता है, खड़ताल होते हैं और शहनाई इसमें बजाई जाती है। तो इसमें से कौन सा 3 से अलग है, एक ऐसा निकलेगा इन चारों में जो इन तीनों से अलग है। तो अलगोजा, मशक, खड़ताल या फिर शहनाई, कौन सा हो सकता है आप जरूर बताओगे। ए बी सी डी में कोई भी आप डाल सकते हैं। अगर इसमें देखें तो इसका होगा सी यानी खड़ताल। जो 3 थे अलगोजा है, मशक है और शहनाई है, उसे फूंक से बजाया जाता है। पर तो खड़ताल होती है उसको हाथ से बजाई जाती है इस तरह से, ठीक है ना। तो वो होती है खड़ताल, उससे ध्वनि निकलती है। तो यानी ये प्रश्न अगर देखें तो वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण पर आधारित है, जिसमें अलगोजा, मशक और शहनाई यानी हवा यानी फूंक से बजते हैं, जबकि जो खड़ताल होती है वो एक धातु की भी बनी होती है और कोई लकड़ी की भी हो सकती है। तो जो आपस में टकरा करके बजाई जाती है, यानी आपस में उससे टकरा करके बजाई जाती है, जिसे खड़ताल बोलते हैं। इस तरह से बजाते हैं ना खड़ताल, इसी तरह से बजाते हैं और इसी तरह से बजाते हैं। तो होती है खड़ताल जो आपस में टकरा करके बजाई जाती है, तो उसे खड़ताल बोलते हैं। तो यह देखो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको डायग्राम के साथ में, यानी हवा से फूंक से बजने वाले अलगोजा इस तरह से बांसुरी के रूप में होता है, मशक इस तरह से होता है और शहनाई इस तरह की होती है। खड़ताल के रूप में देखो तो इस तरह से होते हैं, जो आसान होते हैं समझने के लिए आपके लिए। तो ये होते हैं वाद्य यंत्र में। तो खड़ताल इन तीनों से अलग है। ये क्वेश्चन 2023 में सीटी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। यानी राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो इसमें 4 विकल्प हैं। ए में है 2018 में, बी में है 2008 में, सी में है 2013 में और डी में है 2010 में। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है जिसमें राजस्थान ने राज्य पर्यावरण नीति है वो वर्ष घोषित किया था। 2018, 2008, 2013 या फिर 2010। हाँ, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।
कि आपका सही है या गलत है, आपका लेवल है। आप में यहाँ पर आप देख करके बता करके अपना लेवल अवश्य चेक करिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। आपने इन 25 या 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो सही अटेम्प्ट किए हैं, तो वो आप उसमें कमेंट में जरूर बताओगे। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो वो है डी, यानी 2010 में राष्ट्रीय राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति बनाई गई थी वो 8 फरवरी 2010 को बनाई गई थी। तो यानी सन भी पूछ सकते हैं या पूरा विवरण भी पूछ सकते हैं, इसमें 10 फरवरी 2010 भी पूछ सकते हैं, 8 फरवरी 2010 भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है 8 फरवरी 2010। आप इसलिए मैं आपको कहता हूं कि नोटबुक में अवश्य रूप में इसको नोट कीजिएगा। और राजस्थान है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक राज्य स्तरीय नीति लागू की थी। यानी भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जो राज्य पर्यावरणीय संरक्षण नीति घोषित की थी, वो है राजस्थान। कब? 8 फरवरी 2010 को। और इसी वर्ष है वो राज्य वन नीति जारी की गई थी। तो यानी प्रथम पर्यावरण नीति कब की गई थी? 8 फरवरी 2010 को की गई थी। और प्रथम राज्य नीति कब बनाई गई थी? वही 8 फरवरी 2010 को बनाई गई। तो दोनों याद रखने हैं, प्रथम राज्य पर्यावरण नीति 8 फरवरी 2010 को, और राज्य या देश की प्रथम राज्य वन नीति राजस्थान में 8 फरवरी 2010 को बनाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, यानी जो प्लानिंग के आधार पर नियोजन बनाए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, उस विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ए देखें 1956 में, बी है 1953 में, सी है 1955 में, और डी है 1954 में। तो यानी राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आप अवश्य बताओगे 1956, 1953, 1955 या 1954 की। तो अगर इसमें करेक्ट आंसर देखें तो इसका है 1953, बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। 1953 में की गई थी। तो राजस्थान में नियोजन विभाग की यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गई थी वो 1953 को हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में समग्र विकास, यानी सही दिशा में विकास किस तरह से हो सकता है उसके आधार पर उसकी प्लानिंग बनाई जाती है। जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं होती है 5-5 वर्ष के अंतराल से, वो है नियोजन के आधार पर ही होती है। तो ये राजस्थान सरकार ने नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसमें जो पंचवर्षीय या वार्षिक योजनाएं बनाना कार्य होता है, नीतियों का निर्माण करना होता है, यानी अलग अलग जो नीतियाँ होती है उसका निर्माण किस तरह से किया जा सकता है, और इसके साथ साथ में विकास कार्यों का मूल्यांकन भी होता है। यानी जो रोड मैप बनाया जाता है उस रोड मैप के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है कि इसमें ऐसे तो कोई गड़बड़ तो नहीं है कि इसका हम अधूरा छूट जाए इस 5 वर्ष में, या 3 वर्ष की बनाई जाती है जो नीति बनाई जाती है उसके आधार पर। ठीक है, तो यानी पंचवर्षीय वार्षिक योजना बनाई जाती है, नीतियों का निर्माण होता है और विकास कार्यों का मूल्यांकन भी होता है। तो वो होता है नियोजन विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो राज्य में 1953 में स्थापित हुई थी। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? यानी चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है विजय स्तंभ, जो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, वो स्मारक डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? तो मैंने चित्तौड़गढ़ जिला है करवाया भी है, और चित्तौड़गढ़ जिले में आप देख सकते हो राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में आप अवश्य देखोगे, जो सीटी के एग्जाम के आधार पर करवाया, हर जिले की हर जानकारी उसमें दी गई है। तो मेरे चैनल पर जाकर के अवश्य रूप से देख सकते हैं। तो हमारे लिए 4 विकल्प हैं, 1974, बी में है 1949, सी में है 1956 और डी में है 1986। तो यानी चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उस पर पहला
स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो आपके पास में 4 विकल्प है, उसका आंसर आप बता सकते हैं। 1974 है, 1949 बी, 1956 सी और 1986 डी। तो आप सोच करके विचार कीजिए, तब तक हम वेट करते हैं। अगर देखें तो पहला स्मारक डाक टिकट है वो जारी कब किया गया था? तो वो किया गया था 1949 को। तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर होगा, 1949। यानी 15 अगस्त 1949 का वो समय था। और उस समय भारत सरकार द्वारा विजय स्तंभ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरह का विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका 15 अगस्त 1949 को एक आना, यानी जो आना है और एक आने के आधार पर, मूल्य के आधार पर स्मारक डाक टिकट है वो जारी किया गया था। और ये राजस्थान की पहली ऐतिहासिक इमारत है और जिस पर डाक टिकटें जारी हुआ था। और इसका निर्माण मैंने अभी बताया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था विजय स्तंभ का। तो एक आना 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट है वो जारी किया गया था। तो 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखें तो हमारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध, यानी जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष का ही अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, परंतु नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है। तो अविश्वास जो प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, यानी जो लोग होते हैं उसमें मतदाता के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यानी नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो उसके बैठक में जो सम्मिलित लोग होते हैं उसमें कितने व्यक्ति की संख्या होनी चाहिए? तो ए में है 10वां भाग यानी 1/10, दूसरा है बी में है 3/4 यानी 3/4, सी में है 2/3 यानी 2/3 और डी में है 1/3 यानी 1/3। यानी इसमें देखें तो 10%, इसमें देखें लगभग 75%, यानी 75% हिस्सा होना चाहिए क्या? इसमें देखें 66%, इसमें देखें 33%। तो यानी कितना प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए? क्या 10% होना चाहिए या 75% लोग होने चाहिए या 66% होने चाहिए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, या फिर 33% होने चाहिए? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसमें आता है 2/3 यानी 66%। तो 2/3 यानी 66% है वो लोग होने चाहिए। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विचार करने के लिए बुलाई गई जो विशेष बैठक होती है, यानी गणपूर्ति जो गणमान्य लोग होते हैं, जनता होती है, उनके लिए कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 यानी 66% उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। यानी अगर 3 व्यक्ति है तो उसमें से 2% लोग हैं वो होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए 3 में से, तो होता है 66%, 2/3 लोग। तो यानी कितने परसेंट होने चाहिए? 2/3 यानी 66% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? यानी अगर देखें 4 विकल्प है कि अजमेर, ए में, बी में मुंबई, सी में हैदराबाद और डी में है वह जोधपुर। तो इनमें से किस रेलवे स्टेशन को, यानी हाल ही में, यानी करंट का भी है, हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, यानी ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में, यानी वहाँ पर अच्छी तरह से पर्यावरण शुद्ध हो, माहौल शुद्ध हो, अच्छी तरह पेड़ पौधे हो, तो इसलिए ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में रेटिंग
किसको दी गई है? तो 4 विकल्प हैं। क्या अजमेर को दी गई है ए में, बी में मुंबई को दी गई है क्या, सी में है वो है हैदराबाद और डी में है जोधपुर। तो किसको दी गई है? तो इसमें हम देखें तो वो है डी जोधपुर, यानी हमारे राजस्थान का जो जिला है जोधपुर, और उस रेलवे स्टेशन को है ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। और जोधपुर रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC के द्वारा सर्वोच्च प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग प्रदान की गई है। आधार क्या है कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूलन उपायों का शानदार क्रियान्वयन किया गया है। क्योंकि ये पश्चिमी भाग में है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोधपुर, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण है वो भी किया गया और जल संरक्षण का भी कार्य किया गया है। ये तीनों होने की वजह से पर्यावरण अनुकूल का माहौल है, इसलिए इसे रेलवे यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने यहाँ पर प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन का है वो रेटिंग दी गई है। तो जोधपुर आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का जिला है जोधपुर यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? यानी वर्तमान समय में राजस्थान में जो आर्थिक नियोजन है और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो सबसे पहले आप जब एग्जाम में बैठो तो आप क्वेश्चन को 2 बार अवश्य पढ़ोगे, उसको समझोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। आर्थिक नियोजन है और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। यानी कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो मध्यवर्गीय होते हैं, कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उच्च वर्गीय होते हैं। तो यानी आर्थिक नियोजन में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो उसमें ए में है संघीय आर्थिक प्रणाली, बी में है जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली, सी में है सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली और डी में है केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली। तो ये 2023 के CET के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संघीय आर्थिक प्रणाली हो सकती है क्या, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली हो सकती है क्या, सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली हो सकती है कि, या फिर केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली हो सकती है क्या? तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो होगा बी, यानी जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली, यानी जिला स्तर के आधार पर। तो राजस्थान के विकेंद्रीकृत नियोजन के तहत जिला आयोजना समिति निचले स्तर पर योजनाएं बना करके राज्य सरकार को भेजती है। यानी हर जिले की, और हर जिले की जो प्लानिंग होती है या योजनाएं होती है वो बना करके राज्य सरकार को भेजी जाती है। और ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? वो आता है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आर्थिक जो प्रणाली है जो जिला स्तर के आधार पर जिला आयोजना समिति के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है और राज्य सरकार को भेजी जाती है। और ये योजनाएं कौन से संविधान के अंतर्गत है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वो योजना का निर्माण करती है, यानी हर गांव का जो या फिर नगर पालिका के आधार पर है वो योजनाएं बनाई जाती है। और ये होती है वो जिला आयोजना समिति को भेजी जाती है और वो उसकी समीक्षा करते हैं और एकीकरण उनका की जाती है कि इसको कौन से है उसको काट छाट करते हैं कि इसमें से कौन से हैं वो बिंदु है वो निकाल सकते हैं और उसमें कौन से हैं वो जोड़ सकते हैं। तो वो जिला स्तर पर किए जाते हैं, जिला कलेक्टर के आधार पर। और फिर है वो संशोधन होने के बाद में राज्य सरकार को भेजी जाती है, जो अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली होती है। तो ये याद रखना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो ये CET 2023 में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अच्छा लेवल है CET के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? यानी एक राजस्थानी कविता है जिसका नाम है मूंगती कविता, और मूंगती कविता है उसके संग्रह के रचयिता कौन है? तो ए है आशा पाराशर,
बी है विजय वर्मा, सी है कीर्ति शर्मा, डी है मिठेश निर्मोही। तो इसमें से कौन सा सही है? आशा पराशर सही है क्या? बी में जो विजय वर्मा के द्वारा रची गई है क्या मूंगती कविता? सी में कीर्ति शर्मा के द्वारा रची गई है क्या? डी में मिठेश निर्मोही के द्वारा रची गई है क्या? तो इन चारों में से आप, ये 2023 में सीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर देखें इसका करेक्ट आंसर तो वो है डी, मिठेश निर्मोही के द्वारा ये रचित की गई कविता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। और रचना की अगर बात करें तो ये मूंगती है वो एक राजस्थानी भाषा का एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसका नाम है मूंगती, और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूंगती कविता है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वह राजस्थानी भाषा में। इसके लेखक कौन है? तो वो है जोधपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार जिसका नाम है मिठेश निर्मोही। तो ये भी आ सकता है कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता मूंगती के रचयिता कहाँ से है? तो वो है जोधपुर से। और उसे उपलब्धि किस तरह से मिली है? इस उत्कृष्ट रचना के लिए उन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो राजस्थानी भाषा में जो लिखी गई वो प्रदान किया गया है। तो साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार जो 21 में हुआ था, इसके आधार पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी मिठेश निर्मोही को दिया गया था, जिसने राजस्थानी भाषा में मूंगती कविता का संग्रह है वो किया गया था, लिखी गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा सकते हो इसके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? यानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग अगर कोई सूचना नहीं देता है तो उस पर जो जुर्माना लगाया जा सकता है वो अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो अगर देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ए में है क्या 30,000, बी में है 20,000, सी में है 25,000 और डी में है 15,000। तो यानी कितना अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है? जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है वो सूचना नहीं देने पर उसे दंड के रूप में जो जुर्माना है वो भुगतना पड़ता है, वो कितना हो सकता है? तो अगर देखें तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, वो है 25,000 जुर्माना। यानी 25,000 अधिकतम जुर्माना है उस पर लगाया जा सकता है। तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम है 2005 की धारा 20A के तहत, यानी कौन सी धारा लगाई जा सकती है? तो वो भी याद रखना है 20A लगाई जा सकती है, और 2005 की धारा है। और उसमें सूचना में देरी या भ्रामक जानकारी पर रोक लोक सूचना अधिकारी PIO पर जुर्माना तय किया गया है। और इसमें प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। और अधिकतम कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। तो 100 दिनों के लिए यानी प्रतिदिन 250 रुपये है उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए अधिकतम उसमें जुर्माना हो सकता है 25,000। यानी प्रतिदिन के लिए कितना? 250 रुपये। कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम? 100 दिनों के लिए। तो यानी 250 × 100 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 जुर्माना है वो अधिकतम में लगाया जा सकता है। कौन सी धारा के तहत? 2005 की धारा 20(1) के तहत। ठीक है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, यानी सावधानी से पढ़ने हैं। इसमें 2 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से पहला है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1885 1886 के बाद का समय। तो उस समय मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। और 2 नंबर कह रहा है
कि सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज सुधार। तो यानी जो देश हितैषिणी सभा की जो स्थापना की गई थी, जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज सुधार। तो क्या इसमें ए में दे रखा है केवल 2 नंबर कथन सही है, ये कह रहा है कि इसमें 2 नंबर सही है, परंतु एक है वो गलत है। बी कह रहा है केवल एक सत्य है, यानी पहला है, बी कह रहा है कि पहला सत्य है और दूसरा है वो गलत है। सी कह रहा है दोनों सही है, सी कह रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है। डी कह रहा है न तो एक सही है और ना ही 2 सही है, यानी दोनों को ही गलत है। तो इस चारों में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 2023 सीटी में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत है, या एक सही है और दूसरा गलत है, या दूसरा सही है या एक गलत है। तो आप में से बताओगे कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो अगर इसके सही आंसर की चर्चा करें तो इसमें सी है वो होगा दोनों ही सही कथन है, यानी ये देश हितैषिणी सभा का स्थापना है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी और इसका उद्देश्य था समाज सुधार, इसलिए दोनों ही सही है। देश हितैषिणी सभा राजस्थान के इतिहास में एक समाज सुधार का एक ही ऐतिहासिक कदम था। स्थापना कब हुई, 2 जुलाई 1877 को, देख सकते हैं 2 जुलाई 1877 को हुई थी, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। तो कथन एक की पुष्टि होगी। यहाँ पर स्थान और नेतृत्व की अगर बात करें तो ये मेवाड़ यानी उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी, यानी मेवाड़ यानी उदयपुर, और उदयपुर का राजा था महाराणा सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इस देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी और उन्होंने नेतृत्व भी किया था। और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था समाज सुधार, और समाज सुधार में राजपूतों या ब्राह्मणों में विवाह के खर्चों को नियंत्रित करना और बहुपत्नी प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाना, इसलिए दूसरा कथन की यहाँ पर पुष्टि होती है। तो समाज सुधार के रूप में था, यानी जो बहुपत्नी प्रथा थी उस पर रोक लगाना, और जो ब्राह्मण और राजपूत थे जो शादी करते थे उसमें जो अधिक खर्चा था उसको नियंत्रित करना, कम करना। तो इसलिए दोनों कथन सही है। तो देश हितैषिणी सभा कहाँ से शुरू हुई, मेवाड़ उदयपुर से। इसकी अध्यक्षता किसने की, सज्जन सिंह ने। कब हुई थी, 2 जुलाई 1877 में, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थी। इसमें क्या उद्देश्य था, समाज सुधार के रूप में जो राजपूत और ब्राह्मण जो थे उसमें जो शादी या विवाह के खर्चा को नियंत्रित करना और बहुपत्नी प्रथा पर नियंत्रण करना। तो ये आता है इसका आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये क्लास, और इसमें मैंने आपको सीटी 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उसके आधार पर ये क्लास लेके आया था। आपको क्लास कैसी लगी, उसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से मैंने अटेम्प्ट करवाए हैं, किस तरह से आपको समझाए, ये पूरी व्याख्या आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका लेवल बताइए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। मैं जो पुराने जो मॉडल पेपर हैं 2023, 24, 25 जब सीटी हुई थी उसके आधार पर मैं आपको मॉडल पेपर करवाता हूं, और आपकी ये क्लास शाम को 7:30 बजे मेरे इस चैनल पर आपको आएगी। आपका प्यार, प्रेम, स्नेह इसी तरह से बना रहे, इसके लिए सभी मेरे रसगुल्लों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।